हेलो, कैसे हैं? देखिए भाई, आज हम लोग ना बड़ा ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना पढ़ेंगे। देखो, फिनोमेना का नाम क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको शॉर्ट में पता है क्या बोलते हैं? TIR। वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना इज दिस। ठीक है, ध्यान से देखना क्या है। इसकी डेफिनेशन को समझते हैं एक एग्जांपल से। देखिए, ये एक्चुअली पेपर में आएगा, तो ये बनाना भी आपको, ड्रॉ भी करना है। ओके, तो ध्यान से समझना है इसको। भाई, हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक डेंसर मीडियम है और ये एक रेरर मीडियम है। डेंसर और रेरर को अलग करने वाली ये बाउंड्री लाइन है। हमने एग्जाम्पल के तौर पे ये मान लिया कि भाई साहब, ये पानी है और ये हवा है, और ये जो बाउंड्री लाइन दोनों को अलग कर रही है, इट इज इंटरफेस। इसको इंटरफेस बोलते हैं। और हम ये कह रहे हैं कि भाई एक लाइट वेव आई है, मतलब रे ऑफ लाइट ले लेते हैं कि रे ऑफ लाइट आई है जी, वो इस सरफेस पे टकराई। तो भाई साहब, यहाँ इस बाउंड्री पे जब ये टकराएगी तो देखो होता क्या है। जब भी लाइट अपना मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ऑलरेडी हम लोग इस बात को पढ़ चुके हैं कि वो अपने रास्ते से थोड़ा भटक जाती है। इसका मतलब जो लाइट में वैसे जाना चाह रही थी, वो ऐसे ना जा करके थोड़ा ऐसे जाएगी। अब यदि हम यहाँ पर गौर से देखें तो क्या होगा कि भाई, यदि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हम यहाँ पर लेते हैं, तो भाई ऑब्वियस सी बात है, लाइट जा रही है डेंसर से रेरर मीडियम, तो लाइट डेंसर से रेरर जा रही है, इसलिए भाई साहब अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ेगी। मतलब ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, तो इसमें जो R एंगल है, इट इज ग्रेटर देन द एंगल I। मतलब ये है भाई कि यदि ये वैल्यू 30 है तो ये 30 से बड़ी वैल्यू है, मतलब 40। ये 40 है तो उससे बड़ी वैल्यू है, मतलब 50। अब देखना, अब भाई यहां पर ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसको यदि हम इंक्रीज करना चाहें, मतलब हम यहां से इधर लेकर जाएंगे, इस लाइट वेव को, लाइट रे को इधर लेके जाएंगे, तो ये एंगल बढ़ेगा। तो आप लोग मुझे बताओ, इस पर क्या फर्क पड़ेगा? आपको ये लगना चाहिए कि भाई ये वाली लाइट वे इधर आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि ये वाला एंगल बढ़ा है। तो भाई इसको बढ़ा रहे हो तो ये तो बढ़ना ही बढ़ना है, मतलब ये वाली लाइट रे ऐसे आएगी। भाई हमने क्या किया, हमने इसको बढ़ाना कंटिन्यू रखा। हमने क्या करना, इसको बढ़ाना कंटिन्यू कर रखा, इसको इंक्रीज करना कंटिन्यू रखा, और फाइनली हम एक ऐसे एंगल पर पहुंच गए जहां पर हमने देखा कि ये वाली लाइट वेव जस्ट सरफेस के साथ 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 ऐसे जा रही है। हम इस पॉइंट का नाम यहाँ रख देते हैं। तो भाई साहब देखो, गौर से देखो, ये नॉर्मल है इस जगह का और ये रिफ्रैक्टेड वेव है, लेकिन यहाँ पर जो एंगल देखोगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का, तो वो कितना हो गया जी? 90 डिग्री। भाई जबरदस्त एंगल हुआ ये खास एंगल हुआ, तो इसका नाम भी खास रख दो, और इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं जी? हम बोलते हैं क्रिटिकल। क्रिटिकल है जी भाई साहब, ये क्रिटिकल एंगल है। मतलब आपसे कोई पूछेगा कि भाई साहब क्रिटिकल एंगल क्या है, ये बताओ, तो क्या कहोगे आप? आप कहोगे कि ये वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जहां पर जो लाइट वेव डेंसर से रेरर में जा रही थी, वो जस्ट सरफेस के, जस्ट जो इंटरफेस थी उसके साथ साथ जा रही है। इसी चीज को आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू 90 डिग्री हो गई है। कितनी हो गई है? 90 डिग्री हो गई है। वो दिख रहा है हमें, लेकिन हम अब भी नहीं माने। हमने क्या किया, अब भी इसको और बढ़ाना शुरू किया। मतलब जी, अब हमारे पास यहाँ जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बना, मान लो इसकी वैल्यू पहले वाले जो इससे क्रिटिकल एंगल था, इससे बड़ी हो गई। ऐसे समझो, ऐसे समझो, मान लो ये वाली वैल्यू है जी 30 डिग्री, और ये वाली वैल्यू जब हमने देखी, मान लो ये वाली वैल्यू होगी अपने पास 35 डिग्री। तो हम कह रहे हैं जी, यहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इस तरीके का है जो 35 से बड़ा है। 35 से बड़ी वैल्यू ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, चाहे 36 ले लो, नॉट ए प्रॉब्लम, लेकिन बड़ी ले लो भाई साहब 35 से। हमने ले ली 36 डिग्री। तो गजब की बात पता है क्या हुई? ये वाली जो लाइट वेव जस्ट यहाँ पर ऐसे निकल रही थी, अब ये भाई दूसरे मीडियम में गई नहीं, सारी की सारी लाइट इधर आ गई।
इंपॉर्टेंट चीज है। ये कोई मिरर नहीं था, यहाँ कोई मिरर नहीं रखा हुआ था कि लाइट वापस आ जाए, रिफ्लेक्शन हो जाए, ये कोई मिरर नहीं था। लेकिन बिना मिरर के और 100% लाइट मतलब वापस आ गई है। इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि भाई लाइट जाती है, टकराती है सरफेस से, और एक खास कंडीशन में और क्या होता है कि लाइट दूसरे मीडियम में पास होने के बजाय पहले में ही वापस आ जाती है। लेकिन वो खास कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन, लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेरर, डेंसर से रेरर जाएगी। इट इज मस्ट, लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम। यदि रेरर से डेंसर में जाएगी तो ये घटना नहीं होने वाली। अभी मैं समझाऊंगा आपको कि क्यों नहीं होगा, लेकिन अभी ये चीज समझ रहे हैं हम, इस पे ध्यान रहे कि कंडीशन पहली, डेंसर से रेरर जानी चाहिए, वेव जानी चाहिए डेंसर से रेरर। एंड दूसरी एंड फॉरमोस्ट कंडीशन कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। ये दो कंडीशंस बनी जो खास थी, और इन दो कंडीशंस के बाद ऐसा हुआ कि लाइट रे ने दूसरे मीडियम में जाना ही पसंद नहीं किया, वो वापस अपने मीडियम में आ गई। इसी फिनोमेना को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब देखो डेफिनेशन में भी हम ये चीज लिखने वाले हैं कि भाई ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें क्या हो रहा है, रे ऑफ लाइट ट्रेवल कर रही है, कहां से कहां, डेंसर से रेरर, और वो इंसिडेंट होती है कहां पर? इंसिडेंट होती है इंटरफेस पर। कितने एंगल पर इंसिडेंट होती है जी? एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, मतलब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है क्रिटिकल एंगल से। तो हमने क्या देखा कि दोबारा से रिफ्लेक्ट बैक हो गई है, उसी मीडियम में वापस आ गई है, डेंसर मीडियम में ही वापस आ गई है। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस चीज को समझ लो, दो चीजें मस्ट हैं, पहली डेंसर से रेरर, दूसरी आई इज ग्रेटर देन आई सी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। अब मेरी बात समझना एक कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है जी, इतना हल्ला मचाने की क्या जरूरत है जी जरूरत, हमें बहुत जरूरत है हल्ला मचाने की। क्यों? देखो भाई साहब, ऐसा है, समझने के लिए मैं दो बातें एक साथ ले रहा हूं कि भाई ये मैं ले रहा हूं एक इंटरफेस। मैं आपसे एक ही बात पूछता हूं सबसे पहले कि भाई ये हवा माननी हमने, इधर हमने पानी मानना है। मैं कह रहा हूं लाइट आई, टकराई, कितनी भी डिग्री पे टकराई, मान लो यहाँ मैंने 35 डिग्री क्रिटिकल एंगल लिया है, मैं कह रहा हूँ 35 से कम पे टकराई, मान लो, बताओ कितना माने, 25 डिग्री मान ले, 25 डिग्री, 25 डिग्री, 25 डिग्री मान लेते हैं भाई, 25 डिग्री मान लिया हमने। तो मुझे एक बात बताओ यार, क्या सारी की सारी लाइट दूसरे मीडियम में जाएगी? क्या 100% लाइट जो है वो दूसरे मीडियम में जाएगी? मतलब क्या 100% यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा? क्या ऐसा होगा कि 100% रिफ्रैक्शन हो गया और 0% रिफ्लेक्शन हुआ है? क्या ऐसा होता है रियल लाइफ में? ना जी ना, ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है जी? तो ये होता है जी, ये जो इंटरफेस है इसमें देखो इसकी क्वालिटी है ट्रांसपेरेंसी, मतलब ये अंदर से ज्यादा पास होने देगी, मतलब रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा, रिफ्रैक्शन इज मोर हियर। लेकिन ऐसा नहीं कि रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, रिफ्लेक्शन तो होगा। मान लो मतलब थोड़ी सी लाइट इधर भी आ गई, थोड़ी सी इधर भी चली गई, मतलब कुछ इंटेंसिटी ऑफ लाइट अंदर की तरफ वापस आ गई, कुछ बाहर चली गई। अब देखना जी, यहां पर भी लाइट अंदर ही वापस आई थी, यहां पर भी लाइट अंदर वापस आई है, लेकिन दोनों में अंतर है। यहां पर जो लाइट वापस आई है ये 100% वापस नहीं आई, लेकिन यहां पर जो लाइट वापस आई थी ये 100% वापस आई थी। यहां पर कुछ बाहर भी गई थी, लेकिन यहां बिल्कुल भी बाहर नहीं गई। यहां पर जब लाइट आई है कुछ हिस्सा बाहर गया है, कुछ हिस्सा वापस आया है, इसको हम बोलते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन।
लेकिन यहाँ पर तो टोटली लाइट आई है अंदर, इसलिए यहाँ बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब इंटरनल रिफ्लेक्शन होना तो आम बात है, खास बात नहीं है, लेकिन जब टोटल हो जाए तो खास बात है। भाई साहब आपके फिजिक्स में 70 आउट ऑफ 70 आए तो बड़ी खास बात है, 69 भी आए ना तो 70 के कंपैरिजन में थोड़ा सा हम मान सकते हैं, लेकिन वैसे परफॉर्मेंस के हिसाब से मैं कह रहा हूँ एक डिस्टिंक्शन वाली बात बता रहा हूँ। तो वही चीज यहाँ है कि भाई साहब यहाँ पर यदि हम देखें तो कुछ लाइट पहले अंदर थी, कुछ बाहर थी, इसलिए इंटरनल रिफ्लेक्शन था। यहाँ पर पूरी की पूरी लाइट अंदर ही वापस आ गई, इसीलिए जो फिनोमेना TIR है इट इज इम्पोर्टेंट। अब मैं एक चीज और समझाता हूं कि यदि लाइट रेयर से डेंसर जाए तो क्या वाकई यहां पर लाइट जो है वो रिफ्लेक्शन होगा नहीं होगा, जरा देखते हैं। तो भाई साहब इसके लिए मैं यहाँ पर इंटरफेस बना रहा हूँ। अच्छा, ये जो दो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये दोनों पेपर में नहीं लिखनी है, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। मैंने कहा जी कि इंटरफेस है, बहुत खुशी हुई जी हमें जान के। हम इसके ऊपर ले लेते हैं जी पानी और इसके नीचे ले लेते हैं जी हवा, ठीक। अब जी देखो यहाँ से लाइट आई, बहुत अच्छा हुआ जी, इस सरफेस पे टकराई और भी खुशी हुई हमें, ये इसका ओरिजिनल पाथ था। तो अब क्या करें जी, अब जी ये नॉर्मल की तरफ मुड़ गई, ऐसे मुड़ गई। अब आप कहोगे जी नॉर्मल की तरफ क्यों मुड़ गई, तो मैं कहूँगा भाई पीछे वाली वीडियो देख लो, जब हम रेयर से डेंसर जाते हैं तो नॉर्मल की तरफ ही मुड़ते हैं। ये रेयर है, ये डेंसर है, इसलिए लाइट ऐसे मुड़ गई। अब आप इसको मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि ये 40 डिग्री है तो ये वैल्यू 40 से कम होगी, मान लो 35 डिग्री। अब आप कितना भी जोर लगा लो, आप इसको यहाँ ले जाओ 50 डिग्री कर लो, आप इसको यहाँ ले जाओ 90 डिग्री कर लो, तो ये वाली जो वेव है ये 90 से कम रहेगी भाई। उस समय मान लो 87 डिग्री है, हमने ऐसे मान ली वैल्यू, भाई हमने मान ली 80 डिग्री है, 87 डिग्री है, लेकिन 90 से कम है। अब वो काम तो कर नहीं सकते कि आप इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री से बढ़ा दो। एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री से बढ़ाओगे तो मीडियम ही चेंज हो जाएगा, दोबारा लाइट वाटर से एयर में आना शुरू हो जाएगी, मतलब इसको क्रॉस करके इधर चलेगी। नाउ द लाइट इज कमिंग फ्रॉम वाटर एंड गोइंग इनटू एयर। यहाँ पर वाला केस हो जाएगा, वाटर से आई और एयर में गई, ये तो वो वाला केस हो गया। लेकिन अपने को कौन सा पढ़ना था, किसी रेयर से डेंसर में जाए, मतलब हवा से पानी में जाए, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ये वाली लाइट कभी इसको टच कर पाए। अरे भाई इसको टच करने की पॉसिबिलिटी नहीं है तो बाहर आने की क्या पॉसिबिलिटी होगी। इसका मतलब रेयर से डेंसर जब लाइट जाएगी तो उसमें TIR की कोई संभावना नहीं है। ओके, आई होप अब आपने इसको समझा होगा, ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ पर हम इसका एक रिलेशन निकालते हैं, मैथमेटिकली आपसे पूछा जा सकता है, बड़ी छोटी और साधारण सी बात है। रिफ्लेक्शन मतलब TIR के अंदर जो रिश्ता पूछा जाता है वो पूछा जाता है रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द क्रिटिकल एंगल। दोनों के बीच में क्या रिश्ता है वो बताओ। जनरल सेंस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम बोला जाता है, ठीक है। अब मैं इसको वैल्यू लेके अलग अलग समझाता हूँ आपको। भाई हम जानबूझ के इसकी वैल्यू मान रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, ये μ1 मान लिया और इसका नाम मान लिया जी μ2। देखो वो बात तो पेपर में लिखनी नहीं थी, इसलिए बात यही लिखनी है और इसके साथ ही रिलेशन लिखना है, ठीक है। अब देखो आप क्या लिखोगे, मैं कहूँगा भाई ये वाला जो पॉइंट B है, मतलब एट पॉइंट B, स्नेल्स लॉ लगाओ, यूज स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ लगाओ जी। हमने कहा जी बहुत अच्छा है, स्नेल्स लॉ सिखा रखा है मैंने। क्या सिखा रखा है, आप लिखोगे μ1 जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ से इंसिडेंट हो रही है μ1 इनटू साइन IC एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो लिख दिया μ1 इनटू साइन IC इक्वल टू, फिर हम लिखेंगे दूसरे मीडियम के लिए दैट इज μ2, मतलब जी μ2 इनटू साइन और R कितना है जी 90, और साइन 90 क्या होता है भाई साहब 1, तो ये क्या बन गया अपने पास μ1 साइन IC विल बी इक्वल टू μ2 इनटू 1। यहाँ से एक चीज यदि आप देखेंगे तो देखना भाई क्या लिख सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज साइन IC विल बी इक्वल टू μ2 डिवाइडेड बाई μ1। ये रिश्ता आ गया हमारे पास।
अच्छा होता क्या है, जनरली दूसरा मीडियम वैक्यूम या एयर होता है, इसका मतलब इफ μ2 की वैल्यू को 1 मान लिया जाए और μ1 को μ मान लिया जाए, ठीक है, तो उस केस में हम क्या लिख देंगे, साइन IC इज इक्वल टू 1/μ। ये रिश्ता आ गया भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में और क्रिटिकल एंगल के बीच में। याद रहे ये म्यू किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, डेंसर मीडियम का। ये किसका था, μ1 डेंसर मीडियम का, μ2 किसका था, रेरर मीडियम का। तो आई होप आपने इसको अच्छे से समझा होगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझें, इस रिलेशन को याद रखें। यहाँ से क्या पता चलता है कि जैसे जैसे एंगल ऑफ क्रिटिकल की वैल्यू बढ़ती जाएगी ये वैल्यू बढ़ी आएगी, इसका मतलब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है उसका क्रिटिकल एंगल कम होगा। मतलब यदि कोई ज़्यादा डेंसर है, मतलब एक बार पानी है एक बार ग्लास है, तो क्रिटिकल एंगल जो पानी के लिए है उससे कम किसके लिए होगा, ग्लास के लिए। मतलब पानी के लिए यदि लाइट 35 डिग्री पर TIR फॉलो करने वाली है जस्ट, तो भाई ग्लास के लिए कितने पे करेगी बताओ जरा, 35 से कम पे कर जाएगी या ज़्यादा पे। क्रिटिकल एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का ज़्यादा होने के कारण भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो क्रिटिकल एंगल क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब 35 से कम पे ही TIR कर जाएगी, ठीक है। तो भाई इसके एप्लीकेशंस हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आई होप आपने अच्छे से समझ लिया होगा। याद रखिए, हेल्दी रहिए, वेल्दी रहिए एंड एंजॉय करें फिजिक्स।